हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी की एक और कहानी लेकर आई हूँ, शिकार। शुरू करते हैं। फटे वस्त्रों वाली मुनिया ने रानी वसुधा के चांद से मुखड़े की ओर सम्मान भरी आंखों से देखकर राजकुमार को गोद में उठाते हुए कहा, हम गरीबों का इस तरह कैसे निभाव हो सकता है महारानी। मेरी तो अपने आदमी से एक दिन ना पटे, मैं उसे घर में बैठने ही ना दूँ। ऐसी ऐसी गालियाँ सुनाऊँ कि छठी का दूध याद आ जाए। रानी वसुधा ने गंभीर विनोद के भाव से कहा, क्यों, वह कहेगा नहीं? तू मेरे बीच में बोलने वाली कौन है? मेरी जो इच्छा होगी वह करूँगा। तू अपना रोटी कपड़ा मुझसे लिया कर। तुझे मेरी दूसरी बातों से क्या मतलब? मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। मुनिया 3 ही दिन से यहाँ लड़कों को खिलाने के लिए नौकर हुई थी। पहले 2-4 घरों में चौका बर्तन कर चुकी थी, पर रानियों से अदब से बातें करना अभी न सीख पाई थी। उसका सूखा हुआ सांवला चेहरा उत्तेजित हो उठा। कर्कश स्वर में बोली, जिस दिन ऐसी बातें मुंह से निकालेगा मूछें उखाड़ लूंगी सरकार। वह मेरा गुलाम नहीं है तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ? अगर वह मेरा गुलाम है तो ही मैं उसकी लौंडी हूँ। मैं आप नहीं खाती, उसे खिला देती हूँ क्योंकि वह मर्द बच्चा है। पल्लेदारी में उसे बहुत कसाला करना पड़ता है। आप चाहे फटे कपड़े पहनूं, पर उसे फटे पुराने नहीं पहनने देती। जब मैं उसके लिए इतना करती हूँ तो मजाल है कि वह मुझे आंख दिखाए। अपने घर को आदमी इसीलिए तो छाता थोपता है कि उससे बरखा बूंदी में बचाव हो। अगर यह डर लगा रहे कि घर ना जाने कब गिर पड़ेगा तो ऐसे घर में कौन रहेगा? उससे तो ऊख की छां ही अच्छी। कल न जाने कहाँ बैठा गाता बजाता रहा। 10 बजे रात को घर आया। मैं रात भर उससे न बोली। लगा पैरों पड़ने घिघियाने, तब मुझे दया आ गई। यही मुझ में एक बुराई है, मुझसे उसकी रोनी सूरत नहीं देखी जाती। इसी से तो वह कभी कभी बहक जाता है, पर अब मैं पक्की हो गई हूँ। फिर किसी दिन झगड़ा किया, या तो वह रहेगा या मैं रहूँगी। क्यों किसी की धौंस सहूँ सरकार? जो बैठकर खाए वह धौंस सहे। यहाँ तो बराबर की कमाई करती हूँ। वसुधा ने उसी गंभीर भाव से फिर पूछा, अगर वह तुझे बैठाकर खिलाता तब क्या उसकी धौंस सहती? मुनिया जैसे लड़ने पर उतारू हो गई। बोली, बैठाकर कोई क्या खिलाएगा सरकार? मर्द बाहर काम करता है तो हम भी घर में काम करती हैं। क्या घर के काम में कुछ लगता नहीं? बाहर के काम से तो रात को छुट्टी मिल जाती है, घर के काम से तो रात को भी छुट्टी नहीं मिलती। पुरुष यह चाहे कि मुझे घर में बैठाकर आप सैर सपाटा करें तो मुझसे ना सहा जाएगा। यह कहती हुई मुनिया राजकुमार को लिए बाहर चली गई। वसुधा ने थकी हुई रुआंसी आंखों से खिड़की की ओर देखा। बाहर हरा भरा बाग था, जिसके रंग बिरंगे फूल यहाँ से साफ नजर आ रहे थे। पीछे एक विशाल मंदिर आकाश में अपना सुनहला मस्तक उठाए सूर्य से आंखें मिला रहा था। स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्राभूषण पहने पूजन करने जा रही थीं। मंदिर की दाहिनी तरफ तालाब में कमल प्रभात के सुनहले आनंद से मुस्कुरा रहे थे और कार्तिक की शीत रवि छवि जीवन ज्योति लुटाती फिरती थी। पर प्रकृति की यह सुरम्य शोभा वसुधा को कोई हर्ष न प्रदान कर सकी। उसे जान पड़ा, प्रकृति उसकी दशा पर व्यंग्य से मुस्कुरा रही है। उसी सरोवर के तट पर केवट का एक टूटा फूटा झोंपड़ा किसी अभागिनी वृद्धा की भांति रो रहा था। वसुधा की आंखें सजल हो गईं। पुष्प और उद्यान के मध्य वह सूना झोंपड़ा उसके विलास और ऐश्वर्य से घिरे हुए मन का सजीव मित्र था। उसके जी में आया जाकर झोंपड़े के गले लिपट जाए और खूब रोए। वसुधा को इस घर में आए 5 वर्ष हो गए। पहले उसने अपने भाग्य को सराहा था। माता पिता के छोटे से कच्चे आनंदहीन घर को छोड़कर वह एक विशाल भवन में आई थी, जहाँ संपत्ति उसके पैरों को चूमती हुई जान पड़ती थी। उस समय संपत्ति ही उसकी आंखों में सब कुछ थी। पति प्रेम गौण सी वस्तु थी, पर उसका लोभी मन संपत्ति पर संतुष्ट न रह सका। पति प्रेम के लिए हाथ फैलाने लगा। कुछ दिनों में उसे मालूम हुआ, मुझे परम रत्न भी मिल गया। पर थोड़े ही दिनों में यह भ्रम जाता रहा। कुंवर गजराज सिंह रूपमान युवक थे, उदार थे, बलवान थे, शिक्षित थे, विनोद प्रिय थे और प्रेम का अभिनय भी करना जानते थे। उनके जीवन में प्रेम से कंपित होने वाला तार न था। वसुधा का खिला हुआ यौवन और देवताओं को लुभाने वाला रूप रंग केवल विनोद का सामान था। घुड़दौड़ और शिकार, सट्टे और मकार जैसे सनसनी पैदा करने वाले मनोरंजन में प्रेम दबकर पीला और निर्जीव हो गया था। और प्रेम से वंचित होकर वसुधा की प्रेम तृष्णा अब अपने भाग्य को रोया करती थी। 2 पुत्र रत्न पाकर भी वह सुखी न थी।
कुंवर साहब 1 महीने से ज़्यादा हुआ शिकार खेलने गए और अभी तक लौटकर नहीं आए। और ये पहला ऐसा अवसर न था। हाँ, अब उनकी अवधि बढ़ गई थी। पहले वह 1 सप्ताह में लौट आते थे, फिर 2 सप्ताह का नंबर चला और अब कई बार से 1-1 महीने की खबर लेने लगे। साल में 3-3 महीने शिकार की भेंट हो जाते थे। शिकार से लौटते तो घुड़दौड़ का राग छिड़ता, कभी मेरठ, कभी पूना, कभी बम्बई, कभी कलकत्ता। घर पर भी रहते तो अधिकतर लंपट रईस जादों के साथ गप्पे उड़ाया करते। पति के ये रंग ढंग देखकर वसुधा मन ही मन कुड़ती और घुलती जाती थी। कुछ दिनों से हल्का हल्का ज्वर भी रहने लगा था। वसुधा बड़ी देर तक बैठी उदास आंखों से यह दृश्य देखती रही। फिर टेलीफोन पर आकर उसने रियासत के मैनेजर से पूछा, कुंवर साहब का कोई पत्र आया? फ़ोन पर जवाब मिला, जी हाँ, अभी खत आया है। कुंवर साहब ने एक बहुत बड़े शेर को मारा है। वसुधा ने जलकर कहा, मैं यह नहीं पूछती आने को कब लिखा है। आने के बारे में तो कुछ नहीं लिखा। वसुधा ने फिर से पूछा, यहाँ से उनका पड़ाव कितनी दूर है? तो वह बोले, यहाँ से 200 मील से कम ना होगा। पीलीभीत के जंगलों में शिकार हो रहा है। इस पर वसुधा ने कहा, मेरे लिए 2 मोटरों का इंतज़ाम कर दीजिए, मैं आज वहाँ जाना चाहती हूँ। फ़ोन पर कई मिनट बाद जवाब आया, 1 मोटर तो वो साथ ले गए हैं और एक हाकिम जिला के बंगले में भेज दी गई है। तीसरे बैंक के मैनेजर की सवारी में और चौथी की मरम्मत हो रही है। वसुधा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। किसके हुक्म से बैंक के मैनेजर और हाकिम जिला को मोटरें भेजी गई हैं? आप दोनों मंगवा लीजिए, मैं आज ज़रूर जाऊंगी। तो वापस जवाब आया, उन दोनों साहबों के पास हमेशा मोटरें जाती रहती हैं, इसलिए मैंने भेज दी। अब आप हुक्म दे रही हैं तो मंगवा लूँगा। वसुधा ने फ़ोन से आकर सफ़र का सामान ठीक करना शुरू किया। उसने उसी आवेश में आकर अपने भाग्य निर्णय करने का निश्चय कर लिया था। परित्यक्ता की भांति पड़ी रहकर जीवन को समाप्त न करना चाहती थी। वह जाकर कुंवर साहब से कहेगी, अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी संपत्ति की लौंडी बनकर रहूं, तो यह मुझसे ना होगा। आपकी संपत्ति आपको मुबारक। अधिकार आपकी संपत्ति पर नहीं, आपके ऊपर है। अगर आप मुझसे जौ भर हटना चाहते हैं तो मैं आपसे हाथ भर हट जाऊंगी। इस तरह की और कितनी ही विराग भरी बातें उसके मन में बगुलों की भांति उठ रही थी। डॉक्टर साहब ने द्वार पर आकर पुकारा, मैं अंदर आऊं? वसुधा ने नम्रता से कहा, आज क्षमा कीजिए, मैं जरा पीलीभीत जा रही हूँ। डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा, आप पीलीभीत जा रही हैं? आपका ज्वर बढ़ जाएगा। इस दशा में मैं आपको जाने की सलाह न दूंगा। वसुधा ने विरक्त भाव से कहा, बढ़ जाए तो बढ़ जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। वृद्ध डॉक्टर पर्दा उठाकर आ गया और वसुधा के चेहरे की ओर ताकता हुआ बोला, लाइए मैं टेम्परेचर ले लूँ। अगर टेम्परेचर बड़ा होगा तो मैं आपको हरगिज़ न जाने दूंगा। इस पर वह बोली, टेम्परेचर लेने की ज़रूरत नहीं, मेरा इरादा पक्का हो गया है। तो वह बोले, स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपका पहला कर्तव्य है। वसुधा ने मुस्कुराकर कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं इतनी जल्दी मरी नहीं जा रही हूँ। फिर अगर किसी बीमारी की दवा मौत ही है तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर ने एक बार आग्रह किया, फिर विस्मय से सिर हिलाता चला गया। रेलगाड़ी से जाने में आखिरी स्टेशन से 10 कोस तक जंगली सुनसान रास्ता तय करना पड़ता था, इसलिए कुंवर साहब बराबर मोटर पर ही जाते थे। वसुधा ने उसी से जाने का निश्चय किया। 10 बजते बजते दोनों मोटरें आईं। वसुधा ने ड्राइवरों पर गुस्सा उतारा, अब मेरे हुक्म के बगैर कहीं मोटर ले गए तो मोटर का किराया तुम्हारी तलब से काटूंगी। अच्छी दिल लगी है, घर को रोएं बन की गायें। हमने अपने आराम के लिए मोटरें रखी हैं, किसी की खुशामद करने के लिए नहीं। जिसे मोटर पर सवार होने का शौक़ हो मोटर खरीदे। यह नहीं कि हलवाई की दुकान देखी और दादे का फातिहा पढ़ने बैठ गए। वे चली तो दोनों बच्चे कुनमुनाए, मगर जब मालूम हुआ कि अम्मा बड़ी दूर हवा को मारने जा रही हैं तो उनका यात्रा प्रेम ठंडा हो गया। वसुधा ने आज सुबह से उनसे प्यार से बात न की थी। उसने जलन में सोचा, मैं ही क्यों इन्हें प्यार करूं? मैंने ही क्या इनका ठेका ले रखा है? वह तो वहाँ जाकर चैन करें और मैं इन्हें छाती से लगाए बैठी रहूं। लेकिन चलते समय माता का हृदय पुलक उठा। दोनों को बारी बारी से गोद में लिया, चूमा, प्यार किया और घंटे भर में लौट आने का वचन देकर वह सजल नेत्रों से घर से निकली। मार्ग में भी उसे बच्चों की याद बराबर आती रही। रास्ते में कोई गांव आ जाता और छोटे छोटे बालक मोटर की दौड़ देखने के लिए घरों से निकल आते और सड़क पर खड़े होकर तालियां बजाते हुए मोटर का स्वागत करते।
तो वसुधा का मन करता इन्हें गोद में उठाकर प्यार कर लूं। मोटर जितने वेग से आगे जा रही थी, उतने ही वेग से उसका मन सामने के वृक्ष समूहों के पीछे उड़ा जा रहा था। कई बार इच्छा हुई कि घर लौट चलूं। जब उन्हें रत्ती भर परवाह नहीं है तो मैं ही क्यों उनके फिक्र में प्राण दूं? जी चाहे आवे या ना आवे, लेकिन एक बार पति से मिलकर उनसे खरी खरी बात करने के प्रलोभन को वह रोक न सके। सारी देह थककर चूर चूर हो रही थी। ज्वर भी हो आया था, सिर पीड़ा से फटा पड़ता था, पर वह संकल्प से सारी बाधाओं को दबाए आगे बढ़ती जाती थी। यहाँ तक कि जब 10 बजे रात को जंगल के उस डाक बंगले में पहुंची तो उसे तन बदन की सुध न थी। जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था। शोर की आवाज़ सुनते ही कुंवर साहब बाहर निकल आए और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए जी? कुशल तो है? पर ने समीप आकर कहा, रानी साहब आई हैं हुजूर, रास्ते में बुखार हो आया, बेहोश पड़ी हैं। कुंवर साहब ने वहीं खड़े कठोर स्वर में पूछा, तो तुम उन्हें वापस क्यों न ले गए? क्या तुम्हें मालूम नहीं था यहाँ कोई वैद्य हकीम नहीं है? शोफर ने सिर पिटाकर जवाब दिया, हुजूर वे किसी तरह मानती ही न थी तो मैं क्या करता। कुंवर साहब ने डांटा, चुप रहो जी, बातें ना बनाओ। तुमने समझा होगा शिकार की बहार देखेंगे और पड़े पड़े सोएंगे। तुमने वापस चलने को कहा ही ना होगा। शोफर बोला, वह मुझे डांटती थी हुजूर। तुमने कहा था? तो शोफर ने कहा, मैंने कहा तो नहीं हुजूर। तो बस चुप रहो, मैं तुमको भी पहचानता हूँ। तुम्हें मोटर लेकर इसी वक्त लौटना पड़ेगा। और कौन कौन है साथ में? शोफर ने दबी हुई आवाज़ में कहा, एक मोटर पर बिस्तर और कपड़े हैं और एक पर खुद रानी साहब हैं। यानी और कोई साथ नहीं है? हुजूर मैं तो हुक्म का ताबेदार हूँ, बस चुप रहो। और यूं झल्लाते हुए कुंवर साहब वसुधा के पास गए और आहिस्ता से पुकारा। जब कोई जवाब ना मिला तो उन्होंने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। सिर गर्म तवा हो रहा था। उस ताप ने मानो उनकी सारी क्रोध ज्वाला को खींच लिया। लपक कर बंगले में आए, सोए हुए आदमियों को जगाया, पलंग बिछवाया। अचेत वसुधा को गोद में उठाकर कमरे में लाए और पलंग पर लिटा दिया। फिर उसके सिरहाने खड़े होकर उसे व्यथित नेत्रों से देखने लगे। उस धूल से भरे मुखमंडल और बिखरे हुए रज रंजित केशों में आज उन्हें आग्रहमय प्रेम की झलक देखी। अब तक उन्होंने वसुधा को विलासिनी के रूप में देखा था, जिसे उनके प्रेम की परवाह न थी, जो अपने बनाव सिंगार में ही मगन थी। आज धूल के पाउडर में वह उसके नारित्व का दर्शन कर रहे थे। उसमें कितना आग्रह था, कितनी लालसा थी, अपनी उड़ान के आनंद में डूबी हुई। अब वह पिंजरे के द्वार पर आकर पंख फड़फड़ा रही थी। पिंजरे का द्वार खुलकर क्या उसका स्वागत न करेगा? रसोइये ने पूछा, क्या सरकार अकेली आई हैं? कुंवर साहब ने कोमल कंठ से कहा, हाँ जी, और क्या। इतने आदमी हैं, किसी को साथ ना लिया। आराम से रेलगाड़ी से आ सकती थी, यहाँ से मोटर भेज दी जाती। मन ही तो है, कितने जोर का बुखार है कि हाथ नहीं रखा जाता। जरा सा पानी गर्म करो और देखो कुछ खाने को बना लो। रसोइये ने सोचा, ठाकुर सोहाती की तो 100 कोस की दौड़ भी बहुत होती है सरकार। सारा दिन बैठे बैठे बीत गया। कुंवर साहब ने वसुधा के सिर के नीचे तकिया सीधा करके कहा, कचूमर तो हम लोगों का निकल जाता है, 2 दिन तक कमर नहीं सीधी होती, फिर इनकी क्या बात है। ऐसी बेहुदा सड़क दुनिया में ना होगी। यह कहते हुए उन्होंने एक शीशी से तेल निकाला और वसुधा के सिर में मलने लगे। वसुधा का ज्वर 21 दिन तक ना उतरा। घर के डॉक्टर आए, दोनों बालक, मुनिया, नौकर चाकर सभी आ गए। जंगल में मंगल हो गया। वसुधा खाट पर पड़ी पड़ी कुंवर साहब की सेवा शुश्रूषा का अलौकिक आनंद और संतोष लिया करती। वे दोपहर 3 चढ़े तक सोने के आदी थे। कितने सवेरे उठते, उसके पथ्य और आराम की जरा जरा सी बातों का कितना ख्याल रखते। जरा देर के लिए स्नान और भोजन करने जाते और फिर वापस आकर बैठ जाते। एक तपस्या सी कर रहे थे। उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जाता था। चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली न थी। कुछ व्यस्त से रहते थे। एक दिन वसुधा ने कहा, तुम आजकल शिकार खेलने क्यों नहीं जाते? मैं तो शिकार खेलने ही आई थी, मगर न जाने किस बुरी सायत से चली कि तुम्हें इतनी तपस्या करनी पड़ गई। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखो। कुंवर साहब को इतने दिनों शिकार का कभी ध्यान ना आया था। इसकी चर्चा ही ना होती थी। शिकारियों का आना जाना, मिलना जुलना बंद था।
एक बार साथ के एक शिकारी ने किसी शेर का जिक्र किया था। कुंवर साहब ने उसकी ओर ऐसी कड़वी आंखों से देखा कि वह सूख सा गया। वसुधा के पास बैठने और उससे बातें करके उसका मन बहलाने, दवा और पथ्य बनाने में उन्हें आनंद मिलता था। उनका भोग विलास जीवन के इस कठोर व्रत में जैसे बुझ गया। वसुधा की एक हथेली पर उंगलियों से रेखा खींचने में वह मग्न थे। शिकार की बात किसी और के मुंह से सुनी होती तो फिर उसी आग्नेय नेत्रों से देखती। वसुधा के मुंह से यह चर्चा सुनकर उन्हें दुख हुआ। वह उन्हें इतना शिकार का आसक्त समझती है। और वह दुख भरे स्वर में बोले, हाँ, शिकार खेलने का इससे अच्छा अवसर और कौन सा होगा। वसुधा ने आग्रह किया, मैं तो अब अच्छी हूँ, सच देखो। आईने की ओर चेहरा करके बोली, मेरे चेहरे का वह पीलापन नहीं रहा। तुम अलबत्ता बीमार से हो रहे हो, जरा मन बहल जाएगा। बीमार के पास बैठने से आदमी सचमुच बीमार हो जाता है। वसुधा ने साधारण सी बात कही थी, पर कुंवर साहब के हृदय में वह चिंगारी के समान लगी। इधर वह अपने शिकार के खत में कई बार पछता चुके थे। अगर वह शिकार के पीछे यूँ ना पड़ते तो वसुधा यहाँ क्यों आती और क्यों बीमार पड़ती। उन्हें मन ही मन इसका बड़ा दुख था। इस वक्त कुछ ना बोले, शायद कुछ बोला ना गया। फिर वसुधा की हथेली पर रेखाएं बनाने लगे। वसुधा ने उसी सरल भाव से कहा, अब कि तुमने क्या क्या तोहफे जमा किए, जरा मंगाओ देखूं। उनमें से जो सबसे अच्छा होगा उसे मैं ले लूँगी। अब कि मैं भी तुम्हारे साथ शिकार खेलने चलूँगी। बोलो, मुझे ले चलोगे ना? मैं मानूंगी नहीं, देखो बहाने मत करना। अपने शिकारी तोहफे दिखाने का कुंवर साहब को बड़ा मरज था। सैकड़ों ही खालें जमा कर रखी थी। उनके कई कमरों में फर्श, गद्दे, कोच, कुर्सियाँ, मोड़े सब खालों के ही थे। ओढ़ना और बिछोना भी खालों का था। बागाम्बरों के कई सूट बनवा रखे थे। शिकार में वही सूट पहनते थे। और अब के भी बहुत से सींग, सिर, पंजे, खालें जमा कर रखी थी। वसुधा का इन चीज़ों से अवश्य मनोरंजन होगा। यह ना समझे कि वसुधा ने सिंह द्वार से प्रवेश न पाकर चोर दरवाजे से घुसने का प्रयत्न किया है। जाकर वह चीज़ें उठवा लाए, लेकिन आदमियों को पर्दे की आड़ में खड़ा करके पहले अकेले ही उसके पास आए। डरते थे कहीं मेरी उत्सुकता वसुधा को बुरी न लगे। वसुधा ने उत्सुक होकर पूछा, चीज़ें नहीं लाए? तो बोले, लाया हूँ, मगर कहीं साहब नाराज़ ना हो। डॉक्टर ने पढ़ने लिखने को मना किया है। तोहफे लाए गए। कुंवर साहब एक एक चीज़ निकाल कर दिखाने लगे। वसुधा के चेहरे पर हर्ष की ऐसी लाली हफ्तों से ना दिखी थी, जैसे कोई बालक तमाशा देखकर मग्न हो रहा हो। बीमारी के बाद हम बच्चों की तरह जिद्दी, उतने ही आतुर, उतने ही सरल हो जाते हैं। जिन किताबों में भी मन ना लगा हो वह बीमारी के बाद पढ़ी जाती हैं। वसुधा जैसे उल्लास की गोद में खेलने लगी। चीतों की खालें थीं, बाघों की, मृगों की, शेरों की। वसुधा हर एक खाल नई उमंग से देखती, जैसे बायोस्कोप के एक चित्र के बाद दूसरा चित्र आ रहा हो। कुंवर साहब एक एक करके तोहफे का इतिहास सुनाने लगे। ये जानवर कैसे मारा गया, उसको मारने में क्या क्या बाधाएं पड़ी, क्या क्या उपाय करने पड़े, पहले कहाँ गोली लगी आदि। वसुधा हर एक की कथा आंखें फाड़ फाड़ कर सुन रही थी। इतना सजीव स्फूर्तिमय आनंद उसे आज तक किसी कविता, संगीत या आमोद में ना मिला था। सबसे सुंदर एक सिंह की खाल थी, वही उसने छांटी। कुंवर साहब की यह सबसे बहुमूल्य वस्तु थी। उसे अपने कमरे में लटकाने के लिए रखे हुए थे। बोले, तुम बाघाम्बरों में से कोई ले लो, यह तो कोई अच्छी चीज़ नहीं। वसुधा ने खाल को अपनी ओर खींचकर कहा, रहने दीजिए अपनी सलाह, मैं खराब ही लूँगी। कुंवर साहब ने जैसे अपनी आंखों से आंसू पोंछकर कहा, तुम वही ले लो, मैं तो तुम्हारे ख्याल से कह रहा था, मैं फिर वैसा ही मार लूँगा। तो बोली, तो तुम मुझे चकमा क्यों देते हो? चकमा कौन देता है? अच्छा खाओ मेरे सिर की कसम कि यह सबसे सुंदर खाल नहीं है। कुंवर साहब ने हार की हंसी हंसकर कहा, कसम क्यों खाएं इस एक खाल के लिए? ऐसी ऐसी 1,00,000 खालें हों तो भी तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूं। जब शिकारी सब खालें लेकर चला गया तो कुंवर साहब ने कहा, मैं इस खाल पर काले ऊन से अपना समर्पण लिखूंगा। वसुधा ने थकान से पलंग पर लेटते हुए कहा, अब मैं भी शिकार खेलने चलूँगी। फिर वह सोचने लगी, वह कोई शेर मारेगी तो उसकी खाल पतिदेव को भेंट करेगी और उस पर लाल ऊन से लिखा जाएगा प्रियतम। जिस ज्योति के मंद पड़ जाने से हर एक व्यापार, हर एक व्यंजन पर अंधकार छा गया था, वह ज्योति अब प्रदीप्त होने लगी। शिकारों का वृतांत सुनने की वसुधा को चाट सी पड़ गई।
कुंवर साहब को कई कई बार अपने अनुभव सुनाने पड़े। उसका सुनने से जी ही ना भरता था। अब तक कुंवर साहब का संसार अलग था, जिसके दुख सुख, हानि लाभ, आशा निराशा से वसुधा को कोई सरोकार न था। वसुधा को इस संसार के व्यापार से कोई रुचि न थी, बल्कि अरुचि थी। कुंवर साहब इस पृथक संसार की बातें उससे छिपाते थे, पर अब वसुधा उनके इस संसार में एक उज्जवल प्रकाश, एक वरदानों वाली देवी के समान अवतरित हो गई थी। एक दिन वसुधा ने आग्रह किया, मुझे बंदूक चलाना सिखा दो। डॉक्टर साहब की अनुमति मिलने में विलंब न हुआ। वसुधा स्वस्थ हो गई थी। कुंवर साहब ने शुभ मुहूर्त में उसे दीक्षा दी। उस दिन से जब देखो वृक्षों की छां में खड़ी निशाने का अभ्यास कर रही थी और कुंवर साहब खड़े उसकी परीक्षा ले रहे हैं। जिस दिन उसने पहली चिड़िया मारी, कुंवर साहब हर्ष से उछल पड़े। नौकरों को इनाम दिए, ब्राह्मणों को दान दिए। इस आनंद की शुभ स्मृति में उस पक्षी की मम्मी बनाकर रखी गई। वसुधा के जीवन में एक नया उत्साह, एक नया उल्लास, एक नई आशा थी। पहले की भांति उसका वंचित हृदय अशुभ कल्पनाओं से त्रस्त न था। अब उनमें विश्वास था, बल था, अनुराग था। कई दिनों के बाद वसुधा की साथ पूरी हुई। कुंवर साहब उसे साथ लेकर शिकार खेलने को राजी हुए। शिकार था शेर का, और शेर भी वह जिसने इधर 1 महीने से आसपास के गांवों में तहलका मचाया हुआ था। चारों तरफ अंधकार था। ऐसा सघन की पृथ्वी उसके भार से कराहती हुई जान पड़ती। कुंवर साहब और वसुधा एक ऊंचे मचान पर बंदूक लिए दम साधे बैठे हुए थे। बहुत भयंकर जंतु था। अभी पिछली रात को वह एक सोते हुए आदमी को खेत में मचान पर से खींचकर ले भागा था। उसकी चालाकी पर लोग दांतों तले अंगुली दबाए थे। मचान इतना ऊंचा था कि चीता उछल कर ना पहुंच सकता था। हाँ, उसने यह देख लिया कि वह आदमी मचान पर बाहर की ओर सिर किए सो रहा है। दुष्ट को एक चाल सूझी। वह पास के गांव में गया और वहां से लंबा बांस उठा लाया। बस इसके एक सिरे को उसने दांतों से कुचला, और जब उसकी कैंची सी बन गई तो उसे न जाने अगले पंजों या दांतों में उठाकर सोने वाले आदमी के बालों में फिराने लगा। वह जानता था बाल बांस के रेशों में फंस जाएंगे, और एक झटके में वह अभागा आदमी नीचे आ गिरा। इसी मानस भक्षी चीते की घात में दोनों शिकारी बैठे हुए थे। नीचे कुछ दूर पर भैंसा बांधा हुआ था और शेर के आने की राह देख रहा था। कुंवर साहब शांत थे, पर वसुधा की छाती धड़क रही थी। जरा सा भी पत्ता खड़कता तो वह चौंक पड़ती और बंदूक सीधी करने के बदले में चौंक कर कुंवर साहब से चिपक जाती। कुंवर साहब बीच बीच में उसकी हिम्मत बढ़ाते जाते थे। जैसे ही भैंसे पर आया, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा, तुम्हारी गोली की नौबत ही ना आने दूंगा। वसुधा ने सिहर कर कहा, और जो कहीं निशाना चूक गया तो उछलेगा, तो फिर दूसरी गोली चलेगी। तीनों बंदूकें तो भरी रखी हैं। तुम्हारा जी घबराता तो नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहती हूँ पहला मेरा निशाना होता। पत्ते खड़खड़ा उठे। वसुधा चौंक कर पति के कंधों से लिपट गई। कुंवर साहब ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहा, दिल मजबूत करो प्रिय। वसुधा ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, मैं डरती नहीं, जरा चौंक पड़ती हूँ। सहसा भैंसे के पास 2 चिंगारियाँ सी चमक उठी। कुंवर साहब ने धीरे से वसुधा का हाथ दबाकर शेर के आने की सूचना दी और सतर्क हो उठे। जब शेर भैंसे पर आ गया तो उन्होंने निशाना साधा। निशाना खाली गया। दूसरा फायर किया। चीता जख्मी तो हुआ, पर गिरा नहीं। क्रोध से पागल होकर इतनी जोर से गरजा कि वसुधा का कलेजा दहल उठा। कुंवर साहब तीसरा फायर करने ही जा रहे थे कि चीते ने मचान पर छलांग मारी। उसके अगले पंजों के धक्के से मचान ऐसा हिला कि कुंवर साहब हाथ में बंदूक लिए झोंके से नीचे गिर पड़े। कितना भीषण अवसर था। अगर एक पल का भी विलंब होता तो कुंवर साहब की खैरियत ना थी। शेर की जलती हुई आंखें वसुधा के सामने चमक रही थी। उसकी दुर्गंध में सांस देह में लग रही थी। हाथ पांव फूले हुए थे। आंखें भीतर को सिकुड़ी जा रही थी। पर इस खतरे ने जैसे उसकी नाड़ियों में बिजली भर दी। उसने अपनी बंदूक संभाली। शेर के और उसके बीच में 2 हाथ से ज़्यादा का अंतर ना था। वह उचक कर आना ही चाहता था कि वसुधा ने बंदूक की नली उसकी आंखों में डालकर बंदूक छोड़ी। धाएं। शेर के पंजे ढीले पड़ गए और वह नीचे गिर गया। अब समस्या भीषण थी। शेर से 3-4 कदम पर ही कुंवर साहब गिरे पड़े थे। शायद चोट ज़्यादा आई हो। शेर में अगर अभी दम है तो वह उन पर वार ज़रूर करेगा।
वसुधा के प्राण आंखों में थे और बल कलाइयों में। इस वक्त कोई उसकी देह में भाला भी चुबा देता तो उसे खबर ना होती। वह अपने होश में ना थी। उसकी मूर्छा ही चेतना का काम कर रही थी। उसने बिजली की बत्ती जलाई, देखा शेर उठने की चेष्टा कर रहा है। दूसरी गोली सिर पर मारी और उसके साथ ही रिवॉल्वर लिए नीचे कूदी। शेर जोर से गुर्राया। वसुधा ने उसके मुंह के सामने रिवॉल्वर खाली कर दिया। कुंवर साहब संभल कर खड़े हो गए, दौड़कर उसे छाती से चिपटा लिया। अरे यह क्या? वसुधा बेहोश थी। भय उसके प्राणों को मुट्ठी में लिए उसकी आत्मरक्षा कर रहा था। भय के शांत होते ही मूर्छा आ गई। 3 घंटों के बाद वसुधा की मूर्छा टूटी। उसकी चेतना अब भी उन्हीं भयप्रद परिस्थितियों में विचर रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कुंवर साहब ने पूछा, कैसा जी है प्रिय? वसुधा ने उनकी रक्षा के लिए दोनों हाथों का घेरा बनाते हुए कहा, वहाँ से हट जाओ, ऐसा ना हो झपट पड़े। कुंवर साहब ने हंसकर कहा, शेर कब का ठंडा हो गया, वह बरामदे में पड़ा है। ऐसे डील डॉल का और इतना भयंकर सिंह मैंने नहीं देखा। वसुधा ने पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? कुंवर साहब बोले, बिल्कुल नहीं। तुम कूद क्यों पड़ी? पैरों में बड़ी चोट आई होगी। तुम जीती कैसे बची? यह बड़ा आश्चर्य है। मैं तो इतनी ऊंचाई से कभी ना कूद सकता। वसुधा ने चकित होकर कहा, मैं कहाँ कूदी? शेर मचान पर आया, इतना याद है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कुंवर जी को भी विस्मय हुआ। वाह, तुमने उस पर 2 गोलियां चलाई। जब वह नीचे गिरा तो तुम भी कूद पड़ी और उसके मुंह में रिवॉल्वर की नली ठूस दी। बस वहीं ठंडा हो गया। बड़ा बेहया जानवर था। अगर तुम चूक जाती तो वह नीचे आते ही मुझ पर जरूर चोट करता। मेरे पास तो छुरी भी न थी। बंदूक हाथ से छूटकर दूसरी तरफ गिर गई थी। अंधेरे में कुछ सुझाई न देता था। तुम्हारे ही प्रभाव से इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ। तुमने मुझे प्राण दान दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल यहाँ से कूच हुआ। जो घर वसुधा को फाड़े खाता था उसमें आज आकर उसे ऐसा आनंद आया जैसे किसी बिछुड़े मित्र से मिली हो। हर एक वस्तु उसका स्वागत करती मालूम होती थी। जिन नौकरों और लौंडियों से वह महीनों से सीधे मुंह न बोली थी, उनसे वह आजकर हंस हंस कर कुशल पूछती, गले मिलती, जैसे अपनी पिछली रूखाइयों की कटौती कर रही हूँ। संध्या का सूर्य आकाश के स्वर्ण सागर में अपनी नौका खेता हुआ चला जा रहा था। वसुधा खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठकर सामने का दृश्य देखने लगी। उस दृश्य में आज जीवन था, विकास था। केवट का वह सूना झोंपड़ा भी आज उसे कितना सुहावना लग रहा था। प्रकृति में मोहिनी भरी हुई थी। मंदिर के सामने मुनिया राजकुमारों को खिला रही थी। वसुधा के मन में आज कुलदेव के प्रति श्रद्धा जागृत हुई, जो बरसों से पड़ी सो रही थी। उसने पूजा के सामान मंगवाए और पूजा करने चली। आनंद से भरे भंडार से अब वह कुछ दान भी कर सकती थी। जलते हुए हृदय से ज्वाला के सिवा कुछ नहीं निकलता। उसी वक्त कुंवर साहब आकर बोले, अच्छा पूजा करने जा रही हो? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैंने एक मनौती मान रखी है। वसुधा ने मुस्कुराती हुई आंखों से पूछा, कैसी मनौती है? कुंवर साहब ने हंसकर कहा, यह न बताऊंगा। और इस तरह से इस कहानी का एक सुखद अंत हुआ। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इसके बारे में आप अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।